हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, जो कि बीएनएसएस का चैप्टर 19 डील करता है। एंड इसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 248 टू 260 ऑफ बीएनएसएस। सबसे पहले हम लोग बेयर एक्ट रीडिंग करेंगे हर एक सेक्शन का, फ्रॉम सेक्शन 248 टू 260 तक। उसके बाद हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। एक फ्लो चार्ट बनाने पे ही आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किसके बाद क्या होता है और ट्रायल कैसा चलता है कोर्ट ऑफ सेशन में। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेयर एक्ट रीडिंग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेयर एक्ट में हम डील करने वाले हैं 248 से। 248 बेसिकली बोलता है कि इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये बताता है कि कोर्ट ऑफ सेशन में अगर कोई ट्रायल स्टार्ट हो रही है तो उसमें जो प्रोसिक्यूशन होगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ही स्टार्ट होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन होते हैं? बेसिकली ये होते हैं अपॉइंटेड, ये होते हैं एडवोकेट्स हु आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि हमें पता है कि एक क्रिमिनल केस में जब भी कोई क्राइम होता है और कोई ऑफेंस होता है तो उसमें ये माना जाता है कि इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट द होल सोसाइटी, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, मतलब सभी के खिलाफ। ये किसी एक कोई विक्टिम भले एक हो पर किसी एक पर्सन के खिलाफ नहीं हुआ है, ये पूरी सोसाइटी के खिलाफ हुआ है। एंड कहीं ना कहीं इसमें पुलिस या फिर हमारी गवर्नमेंट फेल हुई है प्रोटेक्ट करने में लोगों को। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ही लड़ती है अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। इसके क्रिमिनल केसेस में अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन गवर्नमेंट ही डील करती है इससे। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही इससे डील करेगा, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? कोई भी ऐसा एडवोकेट जो अपॉइंटेड हो बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ सबसे पहले तो सेक्शन 248 में साफ साफ ये लिखा है कि ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन में प्रोसिक्यूशन किसके द्वारा कंडक्ट होगा, मतलब यहाँ शैल है विच टेल्स दैट कि ये मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी है कि ये किसके द्वारा कंडक्ट हो? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 249। सेक्शन 249 कहता है कि व्हेन द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट in pursuance of a commitment of the case under section 232 or under any other law for the time being in force, the prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused। देखिए, बेसिकली जब भी हम बात करते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल होगा, अगर बात हो रही है कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल की, तो कोर्ट ऑफ सेशन में एक केस कैसे पहुंचता है? कमिटमेंट के थ्रू, या फिर अगर हम उसको कहेंगे तो कमिटल होता है केसेस। कमिटल केसेस का होने का ये मतलब हुआ, एक केस कब कमिट होता है? एक केस तभी कमिट होकर कहाँ जाता है? कोर्ट ऑफ सेशन में। पर ये कमिट हुआ कहाँ से? बेसिकली जब एक केस आता है, केस की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि मजिस्ट्रेट, ऑलवेज याद रखिएगा, मजिस्ट्रेट जो है वो ही इस केस को पहले देखेगा, इसके बारे में जानेगा, और उसके बाद जैसे ही उसे पता चलेगा कि ये एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। अगर कोई केस मजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस लेने के बाद, मजिस्ट्रेट सबसे पहले कॉग्निजेंस लेगा एंड यूजुअली जेएमएफसी ही कॉग्निजेंस लेते हैं पहले। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस लेने के बाद जब वो ये जानेंगे कि यह केस क्या है, एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अब ये भी कैसे पता चलता है हमें? शेड्यूल 1 से। शेड्यूल 1 से हमें ये पता चलता है कि कौन सा केस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है और कौन सा केस नहीं है। तो अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया और उसके बाद उन्हें यह पता चला कि वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो उसके बाद वो उसको भेज देते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में।
और यही यही जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को कमिटल कहते हैं। तो जब भी केस मजिस्ट्रेट के पास से कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाता है तो हम उस प्रोसेस को कमिटल कहते हैं, और हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस कमिटल के थ्रू ही आता है। तो यहाँ पे भी वो वही कह रहे हैं कि जब कमिटमेंट हो गई एक केस की, कौन से सेक्शन के द्वारा, 232 के द्वारा, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 232 ऑफ BNSS यहाँ पर कमिटल के बारे में वहाँ पे बात हुई है। तो क्या होगा, कमिटल के थ्रू आ तो गया कोर्ट ऑफ सेशन के पास, उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर है यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो क्या करेगा, केस को ओपन करेगा। कैसे, वो पहले चार्जेस जो अगेंस्ट द अक्यूज्ड जो भी बनाए गए हैं या चार्जेस जो बने हैं जो कि चार्जशीट में मेंशन्ड है, वो सब वो रीड आउट करेगा या बताएगा, किसको, कोर्ट को वो बताएगा। एंड जितने भी एविडेंस है जो उसके पास हैं वो उनके बारे में भी उन्हें बताएगा, किनको, कोर्ट को बताएगा। 249 में सिर्फ और सिर्फ ये इन्हीं के बारे में बोल रहा है कि जब कोई केस कमिट होकर कोर्ट ऑफ सेशन में आता है तो वहाँ पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो ही ओपन करेगा केस। एंड वो केस कैसे ओपन करेगा, चार्जेस के बारे में बताकर जो कि अक्यूज्ड के खिलाफ लगे हैं, एंड उनके साथ वो जितने भी एविडेंसेस उसके पास है जिसके वजह से, जिसकी बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ विच वो क्या कर रहा है, वो गिल्ट प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, वो भी वो कोर्ट को बताएगा। ओके, नेक्स्ट 250 सेक्शन 250 बोल रहा है कि द अक्यूज्ड में प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज। अक्यूज्ड के पास भी एक ऑप्शन है कि वो एक एप्लीकेशन लिख के अपने डिस्चार्ज के बारे में वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर 232। अब ये बोल रहे हैं कि जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास से क्या होकर आया, केस कमिट होकर आया, कहाँ पर, कोर्ट ऑफ सेशन में, तो वहाँ से उस डेट से विद इन 60 days क्या कर सकते हैं, अक्यूज्ड एक एप्लीकेशन लिख के अपने डिस्चार्ज के लिए अप्लाई कर सकता है, किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को। उसके बाद इफ़ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयर विथ एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ द अक्यूज्ड, मतलब अक्यूज्ड ने अपने एप्लीकेशन के साथ जो भी रिकॉर्ड दिए हैं या डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं या जो भी उसके सबमिशन में हियरिंग सुनने के बाद, and the prosecution in this behalf, the judge considers that this is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for doing so। यानी कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन की भी बात सुनी, एंड यहाँ पर क्योंकि उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दिया है अक्यूज्ड ने अपने सारे रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स और हियरिंग के साथ, तो वहाँ पर वो इन सब को कंसिडर करते हुए, कौन, जो जज रहेंगे, जो कोर्ट रहेगा, ये सबको कंसिडर करते वो, अगर उसे लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो वो क्या करेगा, तो वो अक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। देखो यहाँ पर उनके पास ऑप्शन नहीं है कि अरे सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो मैं शायद करूँ या मैं शायद ना करूँ। यहाँ पर वो डेफिनेटली वो मैंडेटरी है, बाउंड है टू डिस्चार्ज द अक्यूज्ड, और यही चीज़ वो एज रीजंस भी रिकॉर्ड करके रखेगा और उन्हें बताएगा कि उसने क्यों डिस्चार्ज किया। ठीक है, 249 हो गया, 250 हो गया, नाउ 251। इफ़ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज अफोरसेड द जजेस ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज़ ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द अक्यूज्ड हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। पहले तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर उन्हें लग रहा है कि अक्यूज ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है तो वो डिस्चार्ज कर देगा। दूसरे में बोल रहा है कि अगर उसे लगता है कि अक्यूज ने ऑफेंस किया है तो क्या होगा, उसमें भी दो क्राइटेरिया है। अगर उसे लग रहा है कि अक्यूज ने ऑफेंस किया है लेकिन कोई ऐसा ऑफेंस जो कि एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, मजिस्ट्रेट ने गलती से आपको भेज दिया, लेकिन आप जैसे आपके पास कमिट होके आया, आपने तो देखा अरे ये तो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, he may frame a charge against the accused and by order transfer the case for trial to the chief judicial magistrate or any other judicial magistrate of the first class and direct the accused to appear before the chief judicial magistrate or the
judicial magistrate of first class on such date as he deems fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted on police report. उसके बाद फिर अगर उसे लग रहा है कि ये एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है और उसने क्या किया है, सारे सब कुछ कंसिडर करने के बाद अगर उसे लग रहा है कि ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, तो चाहे तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर मे बोल रहा है, चाहे तो वो चार्जेस खुद फ्रेम करने के बाद वो भेज सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर वो ऐसे ही भेज सकता है। किनको ट्रांसफ़र करेगा, या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या फिर जेएमएफसी को, फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को, और वहाँ पर वो बोलेगा कि आगे की कार्रवाई, आगे का ट्रायल आप लोग करिए, क्योंकि ये जो केस है ये एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है। लेकिन अगर जज को ये लग रहा है कि ग्राउंड है, और दूसरा कंडीशन क्या है, और ये एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वो क्या करेगा, अब वो ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days। अब वो खुद, यहाँ पर शैल आ गया, यहाँ पर मे था, यहाँ पर शैल आ गया, कि यहाँ पर तो उसे फ्रेम करना ही पड़ेगा, चार्जेस फ्रेम करेगा अगेंस्ट द अक्यूज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑफ चार्ज। Clear? Now, subsection 2, where the judge frames any charge under clause B। clause B क्या था? clause B ये था कि उसे लगता भी है कि accused ही गिल्टी है, प्लस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन भी है। तो ये है क्लॉज बी के बारे में यहाँ बात हुई है। तो फिर क्या होगा, द चार्ज शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन्ड टू द अक्यूज्ड पर्सन ईदर फिजिकली और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, एंड द अक्यूज शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज्ड और क्लेम्स टू बी ट्राइड। अब यहाँ पर उसे बताया जाएगा, यहाँ रीड आउट किया जाएगा, या तो फिजिकली वहाँ पर सामने खड़े होकर इन पर्सन, या फिर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि जूम कॉल पे या वीडियो कॉल पे या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, उसे बताया जाएगा, उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। सिर्फ रीड करके आप बता दे रहे हो नहीं, आपको एक्सप्लेन भी करना है, ताकि वो अक्यूज्ड को समझ में आए कि उसके खिलाफ क्या चार्जेस लगे हैं। एंड देन द जज विल आस्क हिम, किसको, द अक्यूज्ड पर्सन को, दैट वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और नॉट। ओके, और अगर इफ़ ही प्लीड्स गिल्टी तो क्या वो ट्राई करना चाह रहा है, एंड इफ़ ही डज़ नॉट प्लीड गिल्टी तो क्या वो ट्राई करना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो उनसे ये पूछेंगे। नाउ सेक्शन 252, इफ़ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, अगर अक्यूज ने गिल्टी प्लीड करी, ठीक है, तो यहाँ पर जज शैल रिकॉर्ड द प्ली, यानी कि उन्होंने जो वो प्ली गिल्टी करी, गिल्टी प्ली करने का मतलब होता है कि वो मान रहे हैं कि हाँ मैं दोषी हूँ, और अगर वो मान रहे हैं तो उस चीज़ को जज रिकॉर्ड करेंगे। एंड मे, यहाँ पर बोल रहा है मे, रिकॉर्ड करना इज़ मैंडेटरी, शैल, बट उस व्यक्ति को, उस अक्यूज्ड को कन्विक्ट करना, दोषी ठहराना, दैट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। यानी कि अगर गिल्टी प्लीड कर रहा है अक्यूज, तो वो वहीं पे बिना कोई ट्रायल करवाए, कोई भी ट्रायल नहीं करवाए, वो क्या कर सकता है, उसको वहीं पे कन्विक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अक्यूज तो पहली बार में ही गिल्टी प्लीड कर ले रहा है, ठीक है, तो वहीं पे उसको कन्विक्ट करा सकता है बिना कोई ट्रायल करवाए। बट कई बार केसेस क्या होते हैं ना, कि कई बार अक्यूज्ड पर्सन किसी को बचाने के लिए या फिर किसी भी व्हाटसोएवर रीज़न के लिए वो गिल्टी प्लीड तो कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जज है उनको ये समझ में आ रहा होता है कि ये एक्चुअल दोषी नहीं है, दिस पर्सन इज़ नॉट द रियल अक्यूज्ड और रियल पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है। तो वो क्या करते हैं, उनके हिसाब से वो इसलिए उनको कन्विक्ट नहीं करके वो बोलते हैं जज कि नहीं हम ट्रायल करेंगे, इवन इफ़ आप गिल्टी प्लीड कर रहे हो बट फिर भी हम ट्रायल कंडक्ट करवाएंगे, बिकॉज इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द जज कि वो चाहे तो ट्रायल करवा सकता है या फिर चाहे तो वहीं पे उसको कन्विक्ट कर सकता है।
Now 253. 253 says that if the accused refuses to plead guilty. अच्छा, ऊपर तो बात हुई थी कि उसने वो अगर गिल्टी प्ली कर रहा है तो, बट 253 में बोल रहा है कि अगर व्हाट इफ़ वो गिल्टी प्ली नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर वो बोल रहा है कि नहीं मुझे तो ट्रायल करवाना है, मैं खुद जानना चाहता हूँ किसने किया है, या मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करना है, तो मैं खुद चाहता हूँ कि ट्रायल हो, ठीक है। और ये सब के बाद भी अगर उसको कन्विक्ट नहीं किया गया हो 252 में, यानी कि 3 चीज़ें हैं, या तो वो रिफ्यूज़ कर रहा हो गिल्टी प्लीड करने के लिए, या फिर वो क्लेम कर रहा हो टू ट्राई, या फिर उसने गिल्टी प्ली करी तो हो 252 में लेकिन उसे कन्विक्शन ना हुआ हो, नो कन्विक्शन। तो ये तीनों केसेस में जज क्या करवाएगा, एक ट्रायल कंडक्ट करवाएगा। जज शैल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। यानी कि यहाँ से वो ट्रायल कंडक्ट कराना स्टार्ट कर देगा एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस करवा सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन। क्लियर। नाउ 254, जो भी डेट उन्होंने फिक्स करा है, 254 में बोल रहा है जो भी डेट उन्होंने फिक्स करा है, जज शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज में बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन से दिए गए सारे एविडेंस को वो प्रोड्यूस करेगा, जितने भी प्रोसिक्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, प्रोवाइडेड दैट द एविडेंस ऑफ विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन में बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यानी कि विटनेसेस को ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्ट पे आए, हो सकता है अगर वो फॉर व्हाट्सो एवर रीज़न, अगर उनकी तबीयत ख़राब हो और दे आर हैंडीकैप्ड और एनीथिंग एनी रीज़न, फॉर एनी रीज़न, अगर वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा अपनी टेस्टिमनी देना चाहता है तो भी वो दे सकते हैं। नाउ सबसेक्शन 2, द डिपोजिशन ऑफ एविडेंस ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के द्वारा दिया गया कोई भी डिपोजिशन ऑफ एविडेंस, यानी कि उनके द्वारा कही गई कोई भी बात को क्या हो सकता है, वो भी वो इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से दे सकते हैं। अब सबसेक्शन 3 बात करता है कि द जज मे इन हिज डिस्क्रिशन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डिफर्ड अंटिल any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross examination। एज इन ये क्रॉस एग्जामिनेशन भी करवा सकता है जज। किनका क्रॉस एग्जामिनेशन, जिन भी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को जितनों को भी बुलाया गया है उनका क्रॉस एग्जामिनेशन वो करा सकता है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सेक्शन 255, इफ़ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन examining the accused and hearing the prosecution and the defense on the point, the judge considers that there is no evidence that the accused committed the offence, the judge shall record an order of acquittal। अब यहाँ पर बात हो रही है acquittal की। अगर सब कुछ करने के बाद, एविडेंस लेने के बाद, एग्जामिनेशन करने के बाद, क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद, किनका, प्रोसिक्यूशन साइड से सारे विटनेसेस का और अक्यूज्ड का भी एग्जामिनेशन करने के बाद, प्रोसिक्यूशन के पूरी तरीके से सुनने के बाद, जज क्या कर सकता है, जज अगर फाइनली उसको कोई भी एविडेंस नहीं मिला, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई एविडेंस नहीं मिला और उसे ये ऐसा लग रहा है कि वो कंसिडर कर रहा है ऐसा क्या कि अक्यूज्ड पर्सन जो है उसने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो जज क्या करेगा, ये सब करने के बाद वो मैंडेटरीली, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि उसे एविडेंस नहीं मिला तो उसके बाद भी वो कन्विक्ट कर रहा है, नहीं, अब उसको छोड़ना ही पड़ेगा, उस अक्यूज पर्सन को, उसको सब चीज़ों से मुक्त करना पड़ेगा, उसे अक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। सेक्शन 256 सबसेक्शन 1, वेयर द अक्यूज्ड इज़ नॉट अक्यूटेड, अगर ये सब करने के बाद उसे अक्यूट नहीं किया जा रहा है, अंडर 255 ही शैल बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर ऑन हिज डिफेंस एंड adduce any evidence he may have in support thereof। अगर ये सब करने के बाद जज को अब लग रहा है कि नहीं अक्यूट तो नहीं करना है, तो अब वो अक्यूज्ड को क्या बोलेगा कि आप अपनी तरफ से अब अपना डिफेंस रेडी करो
और अपने तरफ से जितने भी एविडेंसेस हैं आपके सपोर्ट में वो पेश करो. इफ़ द accused puts in any written statement, the judge shall file it with the record. अब अगर इस रिलेटिंग टू दिस अगर वो कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट लिख कर भी दे रहा है अपने डिफेंस के लिए तो उसको उसे रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा. इफ़ द अक्यूज्ड अप्लाइज for the issue of any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or thing, the judge shall issue such process unless he considers for reason to be recorded that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay for the defeating or ends of justice. Basically ये बोल रहा है कि accused person जो है क्या कर सकता है, वो इशू ऑफ प्रोसेस यानी आगे की कार्रवाई कर सकता है और किसी जज को ये बोल सकता है कि किसी भी विटनेस के अटेंडेंस के लिए आप प्लीज़ उन्हें कंपेल करें, उन्हें बुलाएं. इस प्रोसेस के लिए वो अप्लाई भी कर सकता है. यानी कि किसी भी विटनेसेस को बुलाया जा सकता है किनके तरफ से, डिफेंस की तरफ से. और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, अगर मान लीजिए उसके डिफेंस में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उसे इजीली नहीं मिल पा रहा है या कुछ लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है जो नहीं दे रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने के लिए भी टू अक्वायर सच डॉक्यूमेंट्स अक्यूज्ड क्या कर सकता है, कंपेल करने के लिए बोल सकता है किसको, कोर्ट को, कि प्लीज़ ऐसे लोगों को उन्हें मजबूर करिए कि वो हमें डॉक्यूमेंट भी दे और क्या करे, आके अटेंड भी करे कोर्ट को. द जज शैल इशू सच प्रोसेस, जज को वैसा प्रोसेस को इशू करना पड़ेगा. लेकिन अनलेस अगर उसे ये लगता है कि नहीं अक्यूज पर्सन जो है ये तो सिर्फ और सिर्फ डिले करने की कोशिश कर रहा है ताकि जस्टिस देर से मिले और कोर्ट का समय बर्बाद कर रहा है, तो फिर वो ऐसे इशू को क्या नहीं करेगा, ऐसे इशू को कंसिडर नहीं करेगा. नाउ सेक्शन 257, Section 257. When the examination of the witnesses, if any, for the defense is complete, the prosecutor shall sum up his case and the accused or his advocate shall be entitled to reply, provided that where any point of law is raised by the accused or his advocate, the prosecution may, with the permission of the judge, make his submission with regard to such point of law. अब ये बोल रहा है कि अक्यूज्ड जो अक्यूज्ड है अब वो क्या कर सकता है, जब एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस फॉर द डिफेंस ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है, अब प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, सम अप करेगा अपने केस को, एंड द अक्यूज्ड और हिज एडवोकेट शैल बी एंटाइटल्ड टू रिप्लाई. अब इस पे जब वो सम अप कर रहा है, अक्यूज्ड अपना कोई फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा है, फाइनली सब कुछ होने के बाद वो अब सम अप कैसे कर रहा है कि एक फाइनल स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसमें क्या करना है, जो एडवोकेट है अक्यूज्ड का या फिर वो अक्यूज्ड खुद, वो एंटाइटल्ड है, मतलब मजबूर है उस चीज़ पे रिप्लाई करने के. प्रोवाइडेड दैट वेयर एट एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज़ रेज्ड, अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ अगर सवाल मुद्दा उठाया गया है, यानी कि कानूनी मुद्दा कोई उठाया गया है बाय द अक्यूज्ड और हिज एडवोकेट, द प्रोसिक्यूशन में विद द परमिशन ऑफ द जज मेक हिज सबमिशन विथ रिगार्ड टू सच पॉइंट ऑफ लॉ. अगर कोई कानूनी मुद्दा उठाया गया है तो उसके बारे में क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन जवाब देगा विद द परमिशन ऑफ द जज. नाउ 258, आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ लॉ, सारे आर्ग्यूमेंट्स और पॉइंट्स ऑफ लॉ यानी कि कानूनी मुद्दे, सारे तर्क, कानूनी तर्क सुनने के बाद भी द जज शैल गिव अ जजमेंट इन दिस केस एज सुन एज पॉसिबल within a period of 30 days from the date of completion of arguments. यानी कि जब आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हुए और सारे पॉइंट्स ऑफ लॉ को भी सुन लिया गया, उसके 30 दिनों के अंदर क्या करेगा, जज शैल, उसको एक जजमेंट देना ही पड़ेगा. विच अब लेकिन ये जो 30 दिन का टाइम है, ये जो 30 दिन का टाइम है वो एक्सटेंड किया जा सकता है 45 डेज़ के लिए, पर इसके भी आपको रीजंस लिख कर देने पड़ेंगे किसको, जज को. Now subsection 2, if the accused is convicted, the judge shall, unless he proceeds in accordance with the provisions of section 401, hear the accused on the questions of sentence and then pass sentence on him according to the law. अब ये बोल रहा है कि
अगर अक्यूज्ड कन्विक्ट हो गया, ये सब कुछ होने के बाद, ये सारा प्रोसेस होने के बाद अक्यूज्ड कन्विक्ट हो गया, तो जज प्रोसीड करेगा एक हियरिंग के लिए। कौन सी हियरिंग? सेंटेंस हियरिंग। मतलब जिस दिन वो सेंटेंस सुनाएगा, जिस दिन वो सज़ा सुनाएगा, उसके लिए भी एक दिन फिक्स किया जाता है, उस दिन हियरिंग होती है। तो उस दिन के लिए भी वो क्या करेगा, अगर वो सेक्शन 401 के तहत प्रोसीड नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, तो फिर वो अक्यूज्ड को कुछ सवाल पूछेगा और उस सवाल के जवाब के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो अपना सेंटेंस पास करेगा। अभी पहले हम इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। अभी ये जो 401 बोल रहा है उसको भी ध्यान मत दीजिए। अभी सिर्फ इतना पहले यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं। यहाँ वो बोल रहा है कि अगर अक्यूज्ड कन्विक्ट हो गया है, यानी उसे दोषी पाया गया है, अब क्या करेगा जज? क्या करेगा जज? अक्यूज्ड की भी कुछ सवालों का जवाब, अक्यूज से कुछ सवाल पूछेगा और अक्यूज्ड उसके उन सवालों का जवाब देने के बाद ही जज क्या करेगा, अपना सेंटेंस पास करेगा। अब वो कैसे सवाल होते हैं? कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं कि उनके हेल्थ से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, सवाल हो सकते हैं उनके फाइनेंशियल स्टेट को लेके सवाल हो सकते हैं, उनके परिवार में कितने लोग हैं, क्या वो सोल अर्नर पर्सन है, या फिर ऐसे कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद ही वो अपने हिसाब से, उस हिसाब से वो सेंटेंस देगा। अब क्या होता है, कई बार अगर उन्हें कुछ भी हेल्थ इशू है अक्यूज्ड को, तो आप उनको उतनी लंबी सज़ा नहीं देंगे, या फिर वो अकेले वहाँ के अर्नर है अपने घर के लिए, तो आप उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आप वैसी सज़ा देंगे। शायद इससे सज़ा कम भी हो सकती है, सज़ा बढ़ भी सकती है। यूजुअली सज़ा कम होती है। अब यहाँ जो मैंने बोला कि हम 401 को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, अब पढ़ते हैं हम 401 के बारे में। 401 के बारे में ये बोल रहे हैं कि बेसिकली जो 401 है वो इस बारे में बात करता है, वो बात करता है प्रोबेशन एंड एडमोनिशन। प्रोबेशन और एडमोनिशन। प्रोबेशन क्या होता है? प्रोबेशन यानी कि आपको आपके एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा, आपको एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा और उसमें ये बोला जाएगा कि आपको विथ गुड बिहेवियर रहना है। हम आपको जेल तो नहीं कर रहे हैं, पर आपको गुड बिहेवियर रहना है, आपको लिमिट्स में रहना है, यानी कि टेरिटोरियल लिमिट भी हो सकता है, इतने से इतने जगह के अंदर आपको रहना है, आप देश छोड़ के नहीं जाओगे, शहर छोड़ के नहीं जाओगे, ऐसे कुछ कंडीशंस के साथ। बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस के साथ क्या किया जाता है, आपको जेल नहीं मिलती है, आपको छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप कन्विक्ट तो हो, आपके खिलाफ केस हुआ है और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन प्रोबेशन में कई बार छोड़ दिया जाता है। अगर बहुत ही छोटे मोटे केसेस हैं तो उसमें आपको एक बॉन्ड साइन करा के कुछ कंडीशंस जिसमें लिखी हों उस पर आपको छोड़ दिया जाता है। एडमोनिशन का मतलब है डांटना या फटकारना या कुछ ऐसा, बस वार्निंग दे देना। पूरे सेक्शन 401 में इसी के बारे में बात हुई है कि कब कैसे ये किया जाएगा। तो कई बार बस वार्निंग दे के डांट कर आपको भेज दिया जाता है कि अगली बार से ये ना हो। तो ये बहुत ही छोटे पेटी ऑफेंसेस में ये सब होते हैं, बहुत ही छोटे केसेस में ही होते हैं। तो अगर आपको वो प्रोबेशन नहीं दे रहा है जज और एडमोनिशन नहीं कर रहा है सेक्शन 401 में, तो ही जाकर वो आपको आगे जाके सेंटेंस दे सकता है। ये सबसेक्शन 2 ऑफ 258 बात कर रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ 259 बात करता है प्रीवियस कन्विक्शन की। अगर जो चार्जेस आपके ख़िलाफ़ बनाए गए हैं उसमें अगर आपके प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में भी मेंशन्ड है तो और अक्यूज्ड उसको एडमिट नहीं कर रहा है कि वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, क्योंकि ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपको प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बात हुई है, आपके चार्जेस में मेंशन्ड है, बट आप नहीं एडमिट कर रहे हो कि यू वर प्रीवियसली कन्विक्टेड। तब क्या होगा, जज इस चीज़ के रिगार्डिंग क्या कर सकता है, एविडेंस कलेक्ट कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलिज्ड प्रीवियस कन्विक्शन, और उसी को वो रिकॉर्ड कर सकता है नहीं, करना ही है, शैल उसे रिकॉर्ड करना ही है। अगर ऐसा कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है
उस अक्यूज्ड पर्सन का। अब क्योंकि प्रीवियस कन्विक्शन का रिकॉर्ड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके पनिशमेंट, इस अभी जो करंट केस है उस केस में आपके पनिशमेंट को डिटरमाइन करता है। क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो कई बार पनिशमेंट कम मिलती है, बट अगर आप पहले भी हो चुका है और आप दोबारा कर रहे हो ऐसा कुछ, तो पनिशमेंट वहाँ पे एनहांस होने के चांसेस हैं। तो इस प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग पता लगाने के लिए वो एविडेंस भी ले सकता है, बस 259 में यही बोल रहा है। बट इसका एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रेड आउट बाय द जज, नॉर शैल द अक्यूज्ड बी आस्क्ड टू प्लीड देयर टू, nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it, unless and until the accused has been convicted under section 252 और 258। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में कहीं भी कोई भी बात नहीं होगी, उसको ना तो रीड आउट किया जाएगा, ना ही उस बारे में बात होगी, ना तो प्रोसिक्यूशन के द्वारा, ना ही जज के द्वारा, ना ही इसके बारे में कोई भी चर्चा होगी, ना ही अक्यूज्ड को इसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी के ट्रायल और जजमेंट में बायसनेस आ सकती है। बायसनेस आने का मतलब ये है कि ओपिनियन कई बार अलग हो जाते हैं जजेस के, या फिर अगर कोई भी व्यक्ति विटनेस है या किसी के भी द्वारा अगर ट्रायल में कोई भी इन्वॉल्व है, क्या हो सकता है कि अगर आपको पहले से पता हो कि ये प्रीवियसली कन्विक्टेड है या ये ऐसी ही व्यक्ति है, तो कई बार दिमाग में ये बात आ जाती है कि शायद दोबारा भी इसने किया ही होगा। तो ये इस प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का मन में कोई भी थॉट ना आए कि इस बार भी इसी ने किया होगा, ज़्यादा ट्रायल करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो इसके पास्ट को देख के ही बता सकते हैं कि इसने किया होगा। तो यहाँ पर करंट केस में कभी भी प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बात ना हो, उस वजह से ये प्रोवाइजो यहाँ पे मेंशन्ड है। नाउ सेक्शन 260 ये एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है जो कि बात करता है डिफमेशन की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 222 में, जिसमें डिफमेशन के बारे में बात हुई कि डिफमेशन में कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे क्या रहेगा। वहाँ पर बेसिकली ये उतना इम्पॉर्टेंट है, बट जब आप डिफमेशन के बारे में पढ़ेंगे या डिफमेशन के बारे में मेंशन कर रहे होंगे सेक्शन को, तब उसके साथ इसको पढ़ा जाता है। नाउ हम एक फ्लो चार्ट से ये पूरा ट्रायल का प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले तो वो ये बोल रहा है जब केस कमिट होगा, हम कमिटमेंट ऑफ द केस से ही बढ़ेंगे आगे। कमिटमेंट ऑफ द केस, कमिटमेंट ऑफ द केस में होता क्या है, बेसिकली केस ट्रांसफ़र होता है। केस विल बी ट्रांसफर्ड। किनको ट्रांसफ़र होगा? टू अ कोर्ट ऑफ सेशन। नाउ इससे क्या होगा, देयर विल बी अ ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है। अब जब यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट होगा, तो इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जैसा कि हमने पढ़ा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल ओपन द केस by describing charges। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही इस केस को ओपन करेगा। कैसे? चार्जेस को डिस्क्राइब करते हुए।
नाउ इसके बाद का क्या प्रोसेस है? जज कंसीडर करेगा किन चीज़ों को? जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोला। जज विल कंसिडर द recordings and documents यहाँ पे कॉमा देंगे, रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशंस। ठीक है, किनका? ऑफ द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो भी रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया हो उन सबको कंसिडर करेगा। और कंसिडर करने पे दो चीज़ें उसे पता चलेंगी। दो चीज़ें क्या पता चलेंगी? एक तो देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या पता चलेगी? देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड। ठीक है, अब देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड, देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड। इस पे क्या होगा? अगर देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, ही शैल क्या करेगा? वो ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज्ड पर्सन एंड रिकॉर्ड हिज रीजंस ऑफ डूइंग सो। और यहाँ पर अगर उसे सफिशिएंट ग्राउंड मिल रहे हैं तो क्या करेगा? अगर यहाँ पर उसे सफिशिएंट ग्राउंड मिल रहा है तो वो क्या करेगा? इस क्राइटेरिया का भी हम दो आउटकम इस पे निकाल सकते हैं। एक तो है इट इज ऑफेंसेस exclusively triable by court of session. Offenses not exclusively triable by court of session. ओके, अब अगर ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, ठीक है, अब अगर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? द जज शैल ट्रांसफर द केस टू द appropriate कोर्ट, राइट। अब लेकिन अगर वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो क्या होगा? यहाँ भी फिर दो चीज़ें होंगी। यहाँ पर क्या दो चीज़ें होंगी? एक तो जो अक्यूज्ड पर्सन है वो क्या कर रहा है? अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। ओके, दूसरा है अक्यूज्ड रिफ्यूजेस। मतलब यहाँ पे अक्यूज ने गिल्टी प्लीड की, यहाँ पे अक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्लीड गिल्टी। फाइन, अगर यहाँ पे अक्यूज्ड इज रिफ्यूजिंग टू प्लीड गिल्टी, सॉरी, इफ अक्यूज्ड इज प्लीडिंग गिल्टी तो क्या हो सकता है? जज में
मे कन्विक्ट हिम देयर ऑन, मतलब उसी वक्त वो उसको कन्विक्ट कर सकता है। मे, इसके पास डिस्क्रिशन है। लेकिन अक्यूज रिफ्यूज कर रहा है गिल्टी प्लीड करने के लिए, तो क्या होगा? अच्छा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कि या तो अक्यूज गिल्टी प्लीड करने से रिफ्यूज कर रहा है, या फिर वो क्लेम कर रहा है, और क्लेम्स टू बी ट्राइड, वो खुद चाहता है कि ट्रायल हो, या फिर और क्या हो सकता है? और उसने गिल्टी प्लीड तो करी लेकिन उसको कन्विक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि जज मे कन्विक्ट। लेकिन अगर गिल्टी प्लीड करने के बाद भी उसे लगता है कि नहीं, मुझे तो ट्रायल करवाना ही है, तो जज फिर भी करवा सकता है। अक्यूज्ड इज नॉट कन्विक्टेड। ये सब केसेस में, ये सारे सिनेरियोज में क्या होगा अब हम जानेंगे। ये सब सिनेरियोज में जज शैल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। नाउ यहाँ से मेन स्टार्ट होता है ट्रायल। ठीक है, अब ट्रायल में सबका एग्जामिनेशन हुआ, पूछा गया, बुलाया गया, एविडेंस देखा गया, डॉक्यूमेंट्स देखे गए। उसके बाद फिर मान लीजिए सब कुछ एग्जामिनेशन हुआ ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस। एग्जामिनेशन होने के बाद और क्या हुआ? एग्जामिनेशन हुआ ऑफ द अक्यूज्ड, अक्यूज से भी पूछताछ हुई। उसके बाद प्रोसिक्यूशन को अच्छे से सुना गया। ये सब कुछ होने के बाद अगर क्या लगता है जज को? अगर जज को लगता है जज को दो चीज़ें लग सकती हैं। या तो ये सुनने के बाद जज को लग सकता है कि जज कंसीडर्स दैट देयर इज नो एविडेंस। तो क्या होगा? जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। मतलब वो छोड़ने पे उसे मजबूर हो जाएगा अगर ये सब करने के बाद भी उसे क्या नहीं मिल रहा है, उसे कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो वो एक ऑर्डर पास करेगा छोड़ने का, एक्यूटल का, और शैल यहाँ पे करना ही है उसको। फाइन। अब लेकिन अगर ये सब कंसिडर करने के बाद उसको लगता है कि अक्यूज्ड को एक्यूटल नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, या फिर अगर उसे लगता है कि नहीं, मुझे अब डिफेंस की भी सुननी चाहिए, तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है? यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर तो एक ये सिनेरियो हो गया। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि वेयर द अक्यूज्ड इज नॉट एक्विटेड, अगर उसे छोड़ा नहीं गया हो। ठीक है, पहले तो वो बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन की बात सुनकर अगर उसे लगता है कि कोई भी एविडेंस नहीं बन रहा है तो वो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। पर अगर प्रोसिक्यूशन की बात सुनने के बाद उसे लगता है कि नहीं, एविडेंस तो बन रहा है, अब हम डिफेंस की बात सुनेंगे, क्योंकि एविडेंस प्रोसिक्यूशन को जो देना था तो दे दिए, और जज थोड़ा कन्विंस भी हो चुका है, अब वो किसकी बात सुनेगा? डिफेंस की बात सुनेगा। यहाँ पर अब क्या होगा? डिफेंस, जब उसको एक्यूटल नहीं मिला, अब क्या होगी? एंटरिंग अपॉन डिफेंस। अब डिफेंस में
डिफेंस की बात सुनी जाएगी, सब कुछ डिफेंस का एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस होगा, विटनेसेस ऑफ डिफेंस। अब बात आती है, ये सब कुछ सुनने के बाद, ये सब कुछ सुनने के बाद आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स, after hearing arguments and points of law, the judge shall give a judgment। अब जज को जजमेंट देना ही पड़ेगा विद इन कितने टाइम के अंदर, हमने पढ़ा है 30 डेज के अंदर, जो कि कितने तक एक्सटेंडेबल है, 45 डेज तक। ठीक है। अब ये सब में अगर प्रीवियस कन्विक्शन भी चार्ज्ड है, अगर ये सब में प्रीवियस कन्विक्शन भी चार्ज्ड है, तो प्रीवियस कन्विक्शन को लेके जज एविडेंस ले सकता है। If previous conviction is charged, judge may take evidence। I think यहाँ पे shall है, shall take evidence कब, if accused does not admit। अब इस पूरे फ्लो चार्ट को जो हमने शुरू से बनाया, उसको एक बार फाइनल कॉपी में उतारने के बाद आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पूरा फ्लो चार्ट समझ में आएगा कि कोर्ट ऑफ सेशन में कैसे ट्रायल होता है। आई होप वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।